जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी पीसीएस की इस प्रीवियस ईयर की सीरीज में। तो दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस 2022 के क्वेश्चन पेपर को इसमें कवर करेंगे। इससे पूर्व हमने 2022 के ही क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आज के जो वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक को कवर करेंगे बड़े ही डिटेल के साथ विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इससे पूर्व हमने 2023 के भी क्वेश्चन पेपर को बड़े डिटेल के साथ कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 51 है दोस्तों, उसमें दो सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में पहाड़ी पर्वतों का नाम है और सूची 2 में उन पहाड़ियों का भारतीय राज्य में अवस्थिति का वर्णन है, यानी कि वो पहाड़ियां भारतीय राज्य में कहाँ पर स्थित है उसका वर्णन है और इन सूचियों का मिलान करना है। तो बटेश्वर पहाड़ी की हम बात करें तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में अवस्थित है। बेल्लारी श्रृंखला की हम बात करें तो यह बेल्लारी श्रृंखला कर्नाटक में अवस्थित है। वहीं धोशी पहाड़ी की बात करें हम, धोशी पहाड़ी कहाँ है, तो हरियाणा में अवस्थित है। और चीन श्रृंखला, यहाँ पे जो चीन श्रृंखला रेंज चीन रेंज दी हुई है वह मणिपुर में अवस्थित है। इस प्रकार जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये देखिए बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है, भागलपुर में है। बिहार में भी भागलपुर भागलपुर जिले में अवस्थित है। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर जिले में। बिल्लारी श्रृंखला कहाँ है, तो कर्नाटक में अवस्थित है। चीन श्रृंखला की हम बात करें तो मणिपुर में अवस्थित है। धोशी पहाड़ी हरियाणा में अवस्थित है। हरियाणा के कहाँ, तो महेंद्रगढ़ में अवस्थित है क्या, धोशी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 52 इज, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका मुख्य उद्देश्य था जल को केवल प्रदूषण रहित करना। कब, 1985 में जो गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य था क्या था, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। बाद में इसके उद्देश्यों में भी परिवर्तन हुआ। आइए देखते हैं क्या नए उद्देश्य बाद में हुए। तो जो जून 1985 में, ठीक है, गंगा कार्य योजना फर्स्ट की शुरुआत हुई। ठीक है, जिसके प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके जल को प्रदूषण रहित करना। वहीं अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना 2 यानी कि जो गंगा एक्शन प्लान है उसका जो पार्ट 2 है वह आरंभ हुआ, उसको मंजूरी मिली। ठीक है, इसमें यमुना, गोमती और दामोदर नदी को भी शामिल किया। गंगा के अलावा इसमें यमुना, गोमती, दामोदर नदी शामिल की गई। ठीक है, वर्ष 1995 में अन्य प्रमुख नदियों को भी इसमें शामिल किया गया। और वर्ष 1995 में ही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी कि एनआरसीपी की भी शुरुआत की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 इज, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया है रणथंभौर की विजय, गुजरात की विजय, वारंगल की विजय, चित्तौड़ की विजय। तो दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही क्रम होगा वह होगा ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले गुजरात की विजय हुई, उसके बाद रणथंभौर की विजय हुई और थर्ड में चित्तौड़ की विजय हुई, लास्ट में होती है वारंगल की विजय। वारंगल कहाँ है, तेलंगाना में अवस्थित है। तो सबसे लास्ट में वहीं पे गए। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का जो सही कालानुक्रम है, गुजरात विजय कब हुई, तो 1299 ईस्वी में हुई। रणथंभौर जो विजय है वो 1301 में हुई। चित्तौड़ की जो विजय है वो 1303 में कंप्लीट हुई। और वारंगल की विजय की बात करें हम तो वारंगल की विजय कब हुई, 1310 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54 इज, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा कि संविधान में लिखित है उस प्रकार व्यवस्थित करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है संघ और उसका राज्य से, सेकंड में दे रखा है मौलिक कर्तव्य, थर्ड में दे रखा है नागरिकता और फोर्थ में दे रखा है राज्य की नीति निर्देशकता, तो यानी कि डीपीएसपी। अब इन्हें संविधान में अरेंज करना है भाग के अकॉर्डिंग कि कैसे दिया हुआ है। तो इसका जो क्रम होगा सबसे पहले तो यही होगा संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। देन उसके बाद जो क्रम सही होगा वह होगा सिटीजनशिप का। ठीक है, सिटीजनशिप के बाद हमारे संविधान में किसका नंबर आता है, तो नीति निर्देशक तत्व का। और फोर्थ नंबर पे मौलिक कर्तव्य आ जाएगा। आइए देखते हैं कूटों को, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वह होगा ऑप्शन बी, जैसे कि हमने आपको पहले बता ही दिया है। ठीक है, कि संविधान, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा है, तो 22 भागों में बांटा गया है और इसमें 395 अनुच्छेद है। ठीक है, अब भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 की बात करें हम तो उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और भाग 4 ए में, संविधान के भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। इस प्रकार एक क्रम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 इज, निम्नलिखित देशों को
मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन ये करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 इज, जो कि असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 इज, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। फर्स्ट स्टेटमेंट, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, जो कि सही बात है, ठीक है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वह कहता है कि इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। देखिए, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हेतु प्रोत्साहन देना था और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को सुगम बनाना था, ताकि इन्वेस्टमेंट भारत में आए और यहीं पे भारत में ही भारत को ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वह 2020 तक विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को जीडीपी में 25% करने की थी, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अकॉर्डिंग प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्तमान कीमतों पर विनिर्माण क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी कितने परसेंट है? तो 15.4% है, जो कि अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 इज, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ लड़ाइयों का वर्णन दे रखा है, लाइक देवराय की लड़ाई पहले, सेकंड है बनारस के पास सूजा की पराजय, थर्ड सामूगढ़ की लड़ाई और फोर्थ है धर्मत की विजय, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज करना है कि सबसे पहले लड़ाई कौन सी हुई और सबसे यहाँ पे लास्ट में लड़ाई कौन सी हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो लड़ाई हुई बनारस के पास सूजा की पराजय, ठीक है, उसके पश्चात धर्मत में विजय, थर्ड में उसके पश्चात सामूगढ़ की लड़ाई और देवराय की जो लड़ाई है वह सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। बढ़ते हैं, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व ये देखिए, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में ये सभी घटनाएं हुई थी। बनारस के पास जो सूजा की पराजय है वो फरवरी 1658 में हुई, ठीक है। धर्मत की विजय की बात करें तो अप्रैल 1658 में होती है। सामूगढ़ की लड़ाई की हम बात करें तो मई 1658 में घटित होती है और देवराय की लड़ाई जो है वो अप्रैल 1659 में होती है, जो कि सबसे लास्ट में होती है। इस प्रकार जो सबसे पहली घटना होती है वह कौन सी है? तो बनारस के पास सूजा की पराजय, जो कि फरवरी 1658 में हुई, और देवराय की लड़ाई सबसे लास्ट में, जो कि अप्रैल 1659 में कंप्लीट हुई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 59 इज, कोविड-19 के कारण दिया जाने वाला सिनोवैक है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। लेकिन एक सिनोवैक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सिनोवैक वैक्सीन जो है चीन आधारित बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी सिनोवैक द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित की गई थी। बस इतना ही आपको यहाँ पे जानकारी जरूरत है, इतनी जानकारी की आपको जरूरत है, ज्यादा इस क्वेश्चन में फंसने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इज, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, बसरा जो है वह इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं, ठीक है। इसके अलावा बगदाद की बात की जाए, रमादी की बात की जाए या टिकरित की बात करें तो ये सभी सुन्नी त्रिकोण का ही भाग है। इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती जो बगदाद, रमादी और टिकरित शहर में है, यानी कि सुन्नी मुसलमान कहाँ पर अवस्थित हैं इराक में? बगदाद, रमादी और टिकरित शहरों में, ठीक है, को सम्मिलित रूप से सुन्नी त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इसमें समारा और फालूजा शहर भी शामिल है। इसके अलावा जो लेकिन जो बसरा शहर है वह इससे बाहर है, ठीक है। बसरा शहर एक बंदरगाह है जो कि सुन्नी त्रिकोण का पार्ट नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61 इज, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित, क्वेश्चन एक करंट अफेयर का है, कीप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 इज, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 19-20 के 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई थी। कब? तो 15 अगस्त 2019 को, ठीक है। इसके पूर्व 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 19-20 में जल जीवन मिशन का उल्लेख किया गया था, जिसका लक्ष्य क्या था? 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल, ठीक है, हर घर जल अर्थात पाइपलाइन से जल की आपूर्ति कराना। कब तक? तो 2024 तक। वर्ष 21-22 यानी कि 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन शहरी को शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य सभी
4378 वैधानिक नगरों को पाइपलाइन से जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना था। बात की जाए तो जल जीवन मिशन की इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2019 में शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल उपलब्ध कराना पाइपलाइन के माध्यम से। बात की जाए जल जीवन मिशन शहरी की, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 21-22 में, 2021-22 में इसकी शुरुआत हुई उसके बजट में, ठीक है। और इसका उद्देश्य है 4378 वैधानिक नगरों को पाइपलाइन से जल आपूर्ति सुनिश्चित करवाना। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ऊन जो है वह बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा प्लास्टिक के कप, ठीक है, एल्यूमिनियम फाइल या कांच की बोतल वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि पर्यावरण में आसानी से विलुप्त नहीं होते। बात करें बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण पदार्थों की, तो वह ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पृथ्वी में पुनः घुल मिल जाते हैं, ठीक है, इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती। उनकी बात करें तो यह बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण पदार्थ है। उसके अलावा अन्य जैव निम्नीकरण पदार्थों की बात करें तो इसमें मानव और पशु के अपशिष्ट आ जाएंगे। पादप उत्पाद आते हैं, लाइक लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री आदि जो पादप द्वारा उत्पादित होती है, पादप यानी कि पौधों द्वारा, ठीक है। मृत जीवों के अवशेष हो गए, अंडे का खोल हो गया, ये सभी बायोडिग्रेडेबल हैं। परंतु परंतु जो हमारे यहाँ पे अन्य ऑप्शन है, लाइक प्लास्टिक के कप हैं, एल्यूमिनियम फाइल है या कांच की बोतल है, ये सभी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 इज, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। फर्स्ट में जो घटना दी हुई है गदर पार्टी की स्थापना, सेकंड में जो घटना दी हुई है चिटगांव शस्त्रागार छापा, थर्ड जो घटना है वह है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, फोर्थ में जो घटना है वह केंद्रीय असेंबली बम कांड है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि जो हमारी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1913 में, ठीक है, और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में हुई, ठीक है, और केंद्रीय असेंबली बम कांड जो है 1929 में होता है, और चिटगांव शस्त्रागार छापा की स्थापना जो घटना होती है वह 1930 में होती है। ये देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 में यह घटना होती है, ठीक है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में घटित, चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में घटित, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन हमारा जो 65 है वह कहता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ सूची में स्टेट या राज्यों का वर्णन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उन स्टेट से संबंधित विधानसभा की सदस्य संख्या का वर्णन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, मणिपुर में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वह 62 ना होकर 60 है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में बात करें तो 70 है वहाँ पे विधानसभा की सदस्य संख्या, गोवा में 40 है, और यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में 403 है। ये देखिए गोवा में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है 40 है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर की बात की जाए तो 60 है, उत्तर प्रदेश में 403 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 इज, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल औषधि है, यानी कि प्रति जीवाणु औषधि है, ठीक है। सल्फर ड्रग की बात करें हम, तो सल्फर ड्रग एक प्रति जीवाणु यानी कि एंटीबैक्टीरियल औषधि है। सल्फर ड्रग को सल्फोनामाइड भी कहते हैं। इस औषधि का प्रयोग मनुष्य में जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य में जब बैक्टीरियल संक्रमण होता है तो उसको दूर करने के लिए हम सल्फर ड्रग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 67 है वह संबंधित है करंट अफेयर से, तो स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 इज, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, इनमें से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों श्रेणियों की पहचान यूएनडीपी द्वारा की गई है, तो इस प्रकार बोथ राइट हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की दो श्रेणियों की पहचान की गई है। तो पहली जो श्रेणी है वह है आय निर्धनता। आय निर्धनता से तात्पर्य है कि जो जीवन की गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है। दूसरी जो निर्धनता है वह मानव निर्धनता है, जो सम्मानपूर्ण जीवन स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित है। 1997 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक जारी किया, यानी कि यूएनडीपी ने फर्स्ट टाइम आय निर्धनता और मानव निर्धनता सूचकांक को डिफरेंट किया, कब, 1997 में, इनकी 1997 में। क्वेश्चन नंबर 69 इज, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, उसने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की थी, जो मनाया जाएगा कब, तो ऑप्शन बी इज राइट, 5 अक्टूबर को
डॉल्फिन डे मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालय आता है, जिसने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो उस टाइम भूपेंद्र यादव थे, ठीक है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक जो कि 2022 में हुई थी, की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 इज निम्नलिखित में से किस स्तूप में आरेख स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी और डी, दोनों हो जाएगा, क्योंकि अमरावती स्तूप और नागार्जुनी कोंडा में जो स्तूप है, उन दोनों स्तूपों से हमें आरेख स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नागार्जुन कोंड से लॉन्ग हस्ट को 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए। नागार्जुनी कोंड जो स्तूप है उसकी प्रमुख विशेषता है कि आयकों अथवा आरेखों का निर्माण, ठीक है। आयक एक विशेष प्रकार का एक चबूतरा होता है। स्तूप के आधार को आयताकार रूप से बाहर की ओर चारों दिशाओं में आगे बढ़ाकर बनाया जाता है। अमरावती में भी आयक स्तंभ वाले स्तूपों की प्राप्ति हुई है। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक मिलता है, यानी कि अमरावती का जो प्राचीन नाम क्या था, धान्य कटक मिलता है। यह क्वेश्चन यूपीएससी के 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन आयोग की बात करें तो आयोग ने इसका आंसर क्या सही माना है? तो आयोग ने इसका सही आंसर अमरावती को माना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण में कहा गया है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं वह अधिक ठंडे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है और कारण जो है वो है अभिकथन की सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये देखिए, जो आगरा और दार्जिलिंग है वो एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। लेकिन ऊंचाई में भिन्नता के कारण जनवरी में आगरा का जो औसत टेम्परेचर है वह 16 डिग्री हो जाता है और दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय जो प्रदेश हैं वह अधिक ठंडे हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे दोनों अभिकथन सही हो जाते हैं और कारण जो है वह अभिकथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 72 इज निम्नलिखित प्रकार की ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। जो कार्बोरेटर है वह पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है, ठीक है, जिससे उच्च दहन क्षमता है, यानी कि उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिले होते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आइए देखते हैं किन चीजों की सही सुमेलित होने की बात की जा रही है। तो एक तरफ दो सूचियां हुई है, ठीक है। एक तरफ कुछ फसलों का वर्णन है और दूसरी तरफ उन फसलों से संबंधित स्टेट का वर्णन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि केरल में रबड़ का वृहद मात्रा में उत्पादन होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा जो रबर उत्पादक राज्य है केरल। गेहूं के उत्पादन की हम बात करें तो गेहूं उत्पादन में जो टॉप राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। जूट के उत्पादन में हम टॉप बात करें कि कौन सा स्टेट टॉप पर है, तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है, बिहार का स्थान सेकंड नंबर पे। चाय के बारे में बात करें तो चाय के उत्पादन में सबसे टॉप कौन सा राज्य है? असम है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 74, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य में, जो कि 1973 में संपन्न हुआ, उसमें संविधान की मूल संरचना की बात की गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो कि 1973 में घटित हुआ, उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। संविधान की मूल संरचना से तात्पर्य है कि संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 75 है वह कहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, जो कि सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट। ये देखिए ऑप्शन बी इज राइट।
उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वह अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित हुआ है, जिसका कारण यह था कि हरित क्रांति की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को चुना गया। हरित क्रांति के प्रभाव से इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा, जिससे अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो देश के भी अन्य क्षेत्रों को ले सकते हैं और यूपी के भी अन्य क्षेत्रों को लिया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश औद्योगिक व्यवसाय भी यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में ही विकसित हुए हैं, जिससे यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में वृद्धि करता रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 76 है, ठीक है, 76 में कहा गया है, दो सूचियां दी हुई हैं, ठीक है। पहली सूची में व्यक्तियों का वर्णन है और दूसरी सूची में उन व्यक्तियों से संबंधित कार्यों का वर्णन है, ठीक है। तो सूचियों को मिलान करके आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो डीके कर्वे जी है जो है, डीके कर्वे हैं, इनका संबंध किससे है? तो ये सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। JED बेथुन की हम बात करें तो यह कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की हम बात करें, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उनका संबंध था कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और BM मालावारी जी का संबंध था बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। तो इस प्रकार जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक तरफ व्यक्तियों का वर्णन है, दूसरी तरफ उन व्यक्तियों से संबंधित कार्यों का वर्णन है। डीके कर्वे जी का जो संबंध है कल सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। JED बेथुन की हम बात करें तो ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की हम बात करें तो ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। वहीं BM मालावारी की हम बात करें तो इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 77 है वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो एकिडीना है, एकिडीना स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। अंडे देने वाले जो अन्य स्तनधारी है, अंडे देने वाले जो स्तनधारी है उनको क्या कहते हैं? मोनोट्रेम्स, मोनोट्रेम्स कहलाते हैं, ठीक है। विश्व में केवल 5 ही स्तनधारी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, जिनमें 4 एकिडीना की प्रजातियां हैं और एक प्लेटिपस की प्रजाति है। तो यहाँ पे जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं वो कौन है? एकिडीना और प्लेटिपस। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 इज सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा, यानी कि फोटोवोल्टाइक जो कोशिकाओं के द्वारा है उसके माध्यम से सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स हैं सौर विकिरण यानी कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करती हैं। एक सोलर सेल सिलिकॉन या अन्य सामग्रियों से बना एक अर्धचालक उपकरण है, यानी कि जो सोलर सेल होता है वह किससे बनता है? तो सिलिकॉन या अन्य सामग्रियों से मिलकर बनता है और यह एक अर्धचालक उपकरण है, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा वह करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 जनसांख्यिकी लाभांश है, ऑप्शन ए इज राइट। जो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है, उनकी जनसंख्या अधिक होना उन पर निर्भर होने वाली जनसंख्या की तुलना में तो वह जनसांख्यिकी लाभांश कहलाता है, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है। जनसांख्यिकी सिद्धांत में जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य वह है कि 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है उससे यह संबंधित है। इस आयु समूह की कार्यशील जनसंख्या उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है, यानी कि प्रोडक्शन में काफी मात्रा में इस आयु समूह का योगदान रहता है, जिससे देश की विकास तीव्र गति से होता है तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी होती है। एक जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए एक देश को जनसांख्यिकी संक्रमण के माध्यम से जाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 इज काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा तुर्कमेनिस्तान, भी यहाँ पे सही है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के अलावा यहाँ पे जो काराकुम मरुस्थल है वो कजाकिस्तान में भी विस्तारित है। कहने का मतलब है तुर्कमेनिस्तान में काराकुम मरुस्थल का 70% है, ठीक है, और कजाकिस्तान में बाकी 30% विस्तारित है। तो आंसर में अब एक को ही चुनना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 70% भाग तुर्कमेनिस्तान में है, तो जहां ज्यादा विस्तारित है वही राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन चुनने को दे रखा है तो दोनों राइट होंगे, ठीक है। काराकुम मरुस्थल मध्य एशिया में है, मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। 70% यह विस्तार तुर्कमेनिस्तान में, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको वहां क्या कहते हैं? तो वहां इसे तुर्कमेन काराकुम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका कुछ भाग कजाकिस्तान में भी है जहां इसे अरल काराकुम के नाम से जाना जाता है। तो दोनों देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तुर्कमेनिस्तान में इसे तुर्कमेन काराकुम कहते हैं और कजाकिस्तान में इसका नाम क्या है? अरल काराकुम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन बी इज राइट, 24 अगस्त 1946 को फर्स्ट अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, ठीक है।
कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस घोषणा में यह प्रावधान था कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेगी। ये दोनों ही डेट आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 इज निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा एक शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, 12वां जो शिलालेख है वह धार्मिक संश्लेषण के बारे में बातें कहता है। जो अशोक का जो 12वां शिलालेख है धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय की बात में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराता है हमें। ठीक है, 12वां शिलालेख में अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। ठीक है, अशोक के द्वितीय वृहत शिलालेख में चोल पांडे सतीय पुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा के साथ साथ मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। यानी कि जो सेकंड जो शिलालेख है अशोका का, उसमें हमें चोल पांडे सतीय पुत्र और केरल पुत्र की चर्चा मिलती है। इसके अलावा हमें मनुष्य में एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन भी मिलता है। किससे? तो सेकंड शिलालेख से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। जो पर्यावरण से मित्रवत उत्पाद होते हैं उन्हें इको मार्क टैग प्रदान किया जाता है। इको मार्क प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस द्वारा ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पारिस्थितिकी रूप से सुरक्षित है। यह प्रकृति में स्वैच्छिक है तथा बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में सहायता भी करते हैं। इको मार्क प्रमाणन की जो शुरुआत सर्वप्रथम की गई है वह 1991 से की गई है। तब से यह इको मार्क प्रमाणन प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 85 है जिसमें दो सूचियों का वर्णन है। प्रथम सूची में कुछ सेंटरों की यानी कि केंद्रों की बात की गई है। सेकंड जो अनुसूची है सूची है उसमें उद्योगों की बात की गई है। तो जो हमारा ओसाका केंद्र है यानी कि सेंटर है वह किस लिए फेमस है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। डेट्रॉइट की बात करें हम तो डेट्रॉइट जो है मोटर वाहन से संबंधित है। ठीक है, डेट्रॉइट कहाँ है? तो यह यूएसए में है। ओसाका की बात करें तो यह जापान में है। अब बात करें क्यूबा की। ठीक है, क्यूबा जो फेमस है वह सिगार उद्योग के लिए फेमस है। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो यह पोत निर्माण के लिए फेमस है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए। ये देखिए ओसाका जो है, ओसाका कहाँ है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और ये जापान में डिट्रॉइट मोटर वाहन के लिए फेमस है। क्यूबा जो है सिगार इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो यह पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 86 है वह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड। क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है क्योंकि उसने सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड भी दर्ज किया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्क वेन डेहे का नाम आप याद रखिएगा। हो सकता है कि इसने यह क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए। उसके अलावा इसे यह कितने दिन रहा? तो 355 दिन की इसकी यात्रा थी। ठीक है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 87 इज निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का यहाँ पे लक्ष्य नहीं है? तो ऑप्शन डी इज राइट। अंतरिक्ष जो अनुसंधान है वह 2030 तक एसडीजी में प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। इसके अलावा जीरो हंगर की बात की जाए, ठीक है, जीरो हंगर इसमें शामिल है। क्वालिटी एजुकेशन भी इसमें शामिल है और जेंडर इक्वलिटी भी इसमें शामिल है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सतत यानी कि धारणीय सतत विकास जो लक्ष्य है सर्वप्रथम 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई रूपरेखा अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को अंगीकार किया। इसमें अगले 15 साल यानी कि 2015 से लेकर 2030 तक के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए थे। इन विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इन 17 लक्ष्यों में अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। ठीक है, आप एसटीजी गोल्स जो कि 17 हैं उनको अच्छे से रट जाना, क्योंकि कई बार मिलान में वो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कई बार क्या हर साल ही आ जाते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से रट के चले जाना। ठीक है, और एसटीसी से तो 4 या 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करके ही जाना। क्वेश्चन नंबर 88 इज, ठीक है, दो सूचियां दी हुई हैं। पहली सूची में बायो रिजर्व सेक्टर है कि जैव आरक्षित क्षेत्र है। जो सेकंड सूची है उसमें स्टेटों का वर्णन है। तो ठीक है, मानस हम बायो रिजर्व सेक्टर की बात करें तो ये कहाँ है? तो असम में है। सुंदरवन की हम बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। देखो उत्तराखंड यहाँ पे नहीं दे रखा क्योंकि क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही उत्तराखंड एक समय में पार्ट हुआ करता था। 2000 में यह अलग हुआ, तो यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। पंचमढ़ी की बात करें हम तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में अवस्थित है।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस प्रकार। जो इसका जो राइट आंसर होगा उससे पहले हम जान लेते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार इसलिए दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में ही त्रुटि है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश ना होकर उत्तराखंड होना चाहिए था। ये देखिए, मानस जो जैव आरक्षित क्षेत्र है असम में है, इसके अलावा सुंदरवन जो जैव आरक्षित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी की बात करें उत्तराखंड में ना कि उत्तर प्रदेश में, पंचमढ़ी की हम बात करें तो एमपी में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको नोट में बता भी दिया गया है कि 2000 तक उत्तराखंड जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का ही हिस्सा था, इसलिए नंदा देवी उत्तर प्रदेश का विकल्प सही माना जा सकता है। जब कुछ नहीं है तो हमें उसी पे राइट क्लिक करना होगा क्योंकि हमारे पे कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 इज शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैंता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? तो शेरशाह को जो अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैंता और कुंपा है वो किस स्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इज राइट, मारवाड़ से है संबंधित है। जैता और कुंपा जो है उनका संबंध मारवाड़ से है। वर्ष 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जैता और कुप्पा की वीरता की सराहना की थी। ठीक है, तत्कालीन समय में मारवाड़ के जो राजा थे मालदेव थे, जिसके सेना नायक जैता और कुंपा थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इतने बहादुर थे ये। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश में एक जनपद और एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बागपत का संबंध लकड़ी के खिलौनों से नहीं है। इसके अलावा बात करें अमेठी, अमेठी का संबंध मूंछ के उत्पाद से, आगरा का संबंध चर्म उत्पाद से है और गौतम बुद्ध नगर का संबंध रेडीमेड कपड़ों से है। उत्तर प्रदेश में जो एक उत्पाद एक जनपद एक उत्पाद जो योजना है उसके आधार पर बागपत जो जिला है वह फेमस है किस लिए? होम फर्निशिंग और गुड्स के लिए। ठीक है, होम जो फर्निशिंग और गुड्स हैं उसके लिए बागपत फेमस है। अमेठी जो है मूंज के उत्पाद के लिए फेमस है। आगरा की बात करें चर्म उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने की बात करें तो मुख्यतः ये चित्रकूट क्षेत्र में आता है। चित्रकूट क्षेत्र किस लिए फेमस है? तो लकड़ी के खिलौनों हेतु। क्वेश्चन नंबर 91 इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? तो ऑप्शन ए इज राइट, आंध्र प्रदेश ने यह वृद्धि दर्ज की है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से 3 राज्य जो है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कितने किलोमीटर वर्ग की वृद्धि की? तो 647 वर्ग किलोमीटर की। सेकंड नंबर पे तेलंगाना जिसने 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की। थर्ड नंबर पे उड़ीसा जिसने 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की। क्वेश्चन नंबर 92 इज निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट में बहुजन समाज पार्टी का वर्णन है, सेकंड समाजवादी पार्टी, थर्ड तेलुगु देशम पार्टी और फोर्थ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर का हम चयन करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो तेलुगु देशम पार्टी है, ठीक है, इसका गठन 1982 में किया गया। बहुजन समाज पार्टी जो है उसका गठन 1984 में किया गया। समाजवादी पार्टी 1992 में गठित हुई और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है 1998 में गठित हुई है। ममता बनर्जी वाली पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इस चीज को याद रखिएगा, जो कि बंगाल में है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, क्या कहता है? बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हालांकि क्वेश्चन एक करंट अफेयर से संबंधित है तो स्किप करते हैं। कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी तो आइए देख लेते हैं। कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, हालांकि बीमस्टेक से संबंधित आप स्टैट तैयार कर लेना। क्वेश्चन एक करंट अफेयर का था तो इसलिए हमने स्किप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर रहा? तो ऑप्शन सी इज राइट, ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन भी किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का खंडन किया, विरोध किया। इन्होंने अपने विचारों का प्रसार इनके दैनिक पत्र दीन बंधु में तथा अपनी पुस्तक गुलामगिरी में किया। तो ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा इनका जो दैनिक पत्र था वह उसका नाम था दीनबंधु और इनकी पुस्तक थी जो वह उसका नाम था गुलामगिरी। इन फैक्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 इज 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में। क्वेश्चन करंट अफेयर का है, स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि यहाँ पे एक फैक्ट जानने लायक है कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल
संपन्न हुआ था वह बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन 2026 का जो राष्ट्रमंडल का जो खेल है वह कहाँ आयोजित होगा, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 इज, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कारण में कहा गया है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को नहीं देखा जा सकता, ठीक है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नमक एवं पानी का घोल जो है वह समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसलिए हमारा जो अभिकथन फर्स्ट ही सही है, सेकंड नहीं। समांगी मिश्रण में इसके घटक समान अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 इज, क्वेश्चन नंबर जो हमारा, एक सेकेंड, 97 है, उसमें दो सूचियां हैं। सूची फर्स्ट में कहा गया है ग्रंथों का वर्णन है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में जो हमारी है उन ग्रंथों से संबंधित रचनाकार का वर्णन है। ठीक है। तो यहाँ पर जो चतुर्दंडी प्रकाशिका की जो रचना की थी, किसने की, तो वेंकट रमन द्वारा चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना की गई। अब बात करें राग विबोध की, तो राग विबोध की रचना सोमनाथ द्वारा की गई। और राग माला की हम बात करें तो राग माला की रचना पुंडरीक विठल द्वारा की गई। और रस कौमुदी की जो रचना है वह की गई किसके द्वारा, श्रीकंठ द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा ए जो है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, जो रागमाला पुस्तक है उसके रचनाकार पुंडरीक विठल है। रस कौमुदी की रचना श्रीकंठ द्वारा की गई। राग विबोध की रचना सोमनाथ द्वारा की गई। और चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना वेंकट रमन यानी कि वेंकट मखिन द्वारा की गई। ठीक है। वास्तविक जो लेखक है चतुर्दंडी प्रकाशिका के, उनका नाम है वेंकट मखिन। चूंकि क्वेश्चन में ही त्रुटि थी तो हम वेंकट रमन को ही मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 इज, ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन कहता है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य का विषय बने। ठीक है। कारण में कहा गया है राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव है, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है। ये देखिए ऑप्शन ए इज राइट। 20वीं शताब्दी में, ठीक है, निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति ही हमारी चिंता एवं कर्तव्य का विषय बने, क्योंकि 20वीं शताब्दी में दो विश्व युद्धों और वैश्विक स्तर पर हुए विविध परिवर्तनों के कारण इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया जा सका। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। क्वेश्चन नंबर जो 99 है वह कहता है कि नीचे दो सूचियां हैं। ठीक है। सूचियों को सुमिलित करके राइट आंसर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 में दिवसों का वर्णन है यानी कि डे का वर्णन दिया हुआ है, और सूची 2 में उन दिवसों से संबंधित घटना या अवसर का वर्णन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सही मिलान होगा, ये देखते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 22 मई की हम बात करें तो 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 दिसंबर को हम विश्व मिट्टी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 18 अप्रैल की बात करें तो 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज राइट। ये देखिए, यहाँ पे आप ना कुछ भी मतलब एक दो इन्फॉर्मेशन भी मिलान में आप जान रहे हैं ना, तो आप राइट टैकल कर जाएंगे। फ्री के नंबर होते हैं ये यहाँ पे। ठीक है। यहाँ अगर गलती कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो 18 जो अप्रैल है वह विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मना रहे हैं। और 5 दिसंबर को हम विश्व मिट्टी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 इज, म्यांमार का जो पेंगू योमा क्षेत्र है किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, खनिज तेल के लिए म्यांमार का पेंगू योमा जो क्षेत्र है प्रसिद्ध है। ये देखिए, म्यांमार का जो पेंगू योमा क्षेत्र है वह खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। म्यांमार की जो पेंगू योमा श्रृंखला है वह इरावदी और सिताउंग नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है। यह श्रृंखला पोपा पर्वत के सिंगुटारा पहाड़ियों तक विस्तारित है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यूपीपीसीएस 2022 के 100 क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल के साथ कवर किया है। ठीक है। अब मिलते हैं, 50 क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है। मिलते हैं उसी वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।